गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वैसे मुझे पता है मैं बहुत बहुत दिन बाद आती हूँ, लेकिन मिल्टन का सीरीज़ मेरी चल रही थी तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। छोटी छोटी सी सीरीज़ है मेरी, ज़रा ज़रा सी नन्ही मुन्नी सी, जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, यही जो है काम आएगा। पढ़ना ही है तो बिना पढ़े कुछ काम नहीं चलने का है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब आपको यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम भी जल्दी देखने को मिलेगा। जैसी उम्मीद लग रही है कि शायद एग्ज़ाम दिसंबर में होने की उम्मीद जो है वो अब बन रही है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना शुरू करिए। गाड़ी आपकी पटरी पे आ जानी चाहिए। और चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मिल्टन के क्वेश्चंस लाई हूँ आप लोगों के लिए जो सभी के लिए यूज़फुल हैं। अब आप लोगों के लिए अगर आप तैयारी अच्छे से कर चुके हैं तो आपके लिए एक बैच है हमारा प्रैक्टिस के लिए, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, जिसमें 50 टेस्ट पेपर्स हैं यूपी टीजीटी के। इसके अलावा अगर आप अभी तैयारी अभी आप 2-2.5 महीने में कर लेंगे तैयारी, तो आप यूपी टीजीटी का बैच परचेज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बैच है, सारी चीज़ सीक्वेंशली विद नोट्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप खरीदने से पहले बैच को देख भी सकते हैं कि उसमें कंटेंट में क्या क्या है। इसके अलावा ये नोट्स जो है वो हार्ड कॉपी फॉर्म में, यानी कि बुक फॉर्म में आपके घर पे आएंगे। बुक मतलब टाइप्ड स्पाइरल्ड जो होती हैं। एचपीएससी का अब डिस्क्रिप्टिव वाला बैच बंद हो चुका है, जो कि जितने एडमिशन लेने थे उतने एडमिशन हो चुके हैं। और अभी स्क्रीनिंग का बैच जो है वो इसमें है, दोज हु वांट टू टेक द बैच फॉर स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग का बैच अभी उसमें है। इसके बाद बीपीएससी का बैच है और इसमें लाइव क्लासेस भी चलती हैं बीपीएससी वाले में। इसमें ये बैच जो है इसमें नोट्स जो होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं। और इसके अलावा हमारा ये DSSB का बैच है, सबसे अच्छा वंडरफुल बैच हमारा, जिसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल है। 2 बैचेस सबसे बढ़िया है, एक यूपी टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी का 3 बैचेस, और एक है DSSB का, क्योंकि इनमें नोट्स वगैरह ये सब कुछ आपको मिलता है। DSSB, और एक एक लोग पूछते हैं एज़ पर न्यू सिलेबस। भाई बात यह है कि जिस दिन सिलेबस चेंज हुआ था ना, मैंने ही सबसे पहले यहाँ पर आकर बताया था कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे पहले जो चेंज भी करा था वो मैं ऑलरेडी नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत सारे चेंजेस इसमें करने पड़े। मैंने फटाक से चेंजेस जो हैं वो कर लिए, और अब मेरा ये बैच और तैयार हो चुका है। वीडियो बैच है, नोट्स सारे घर पर आते हैं। तो भाई बात ये है कि जो लोग बार बार ये पूछते हैं एज़ पर न्यू सिलेबस, एज़ पर न्यू सिलेबस, तो भाई मैं बावली थोड़ी हूँ कि जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा के छात्रों का बावला बनाती रहूँगी। बावला बनाने का काम नहीं करती मैं। ठीक है, पढ़ाती हूँ, बहुत मन से पढ़ाती हूँ, मेहनत से पढ़ाती हूँ, और बावला बनाने का काम मैं करती नहीं। वो काम दूसरों पर छोड़ रखा। भाई वो ही लोग कर लें। हमको तो जब पता है एज पर न्यू सिलेबस, नया सिलेबस आ चुका, तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब ऐड हो गया है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाई जाए लोगों तक कि भाई अब आप लोग पढ़ लीजिए। आपके पास जो है अभी कुछ समय है जो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो DSSB की हो, चाहे वो HPSC हो। HPSC में तो खैर अगले महीने 20 तारीख को पेपर है। PPSC का अभी आया नहीं है। और यूपी टीजीटी और DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इंग्लिश सूत्रा आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। मगर अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब भी देख लो। देखो, मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए थे, और अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ जॉन मिल्टन के। पहले क्वेश्चन देखो। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट इज रिटन बाय। तो आपको एक चीज़ बताओ कि ये एक इलस्ट्रेशन है, एक पेंटिंग है, और ये बनाई गई है किसके द्वारा? जो बहुत ज़्यादा 1808 मतलब 1808 में ये इलस्ट्रेशन जो है ये बनाई है किसके द्वारा? यस, दैट इज विलियम ब्लेक। द आंसर इज विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Paradise Lost influenced Mary Shelley when she wrote her novel in the 1810s. Faulkner, Matilda, The Last Man, Frankenstein. तो आंसर तो आप लोगों ने दिया होगा। सबसे पहले
मैरी शेले का ये जो नॉवल है दैट इज फ्रैंकेनस्टीन, जो उन्होंने लिखा था, या द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस, इसका सबटाइटल है ये जो है प्रोटो साइंस फिक्शन है, यानी कि साइंस फिक्शन से पहले जो साइंस फिक्शन का एक मॉडल होता है। इसके अलावा ये एक गोथिक नॉवल है, ये गोथिक नॉवल है क्योंकि उस समय पे यही नॉवल चल रहे थे। और ये किससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है? पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित होकर लिखा है। पीबी शेले कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमेथ्यूज, इनके मैरी शेले का है प्रोमेथ्यू मॉडर्न प्रोमेथ्यूज, इनका है प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, और ये जो है प्रोमेथ्यूज बाउंड से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था। लेकिन पीबी शेले ने जो प्रोमेथ्यूज का कैरेक्टर क्रिएट करा है, शेले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे? मिल्टन के एडम, बील्ज़ेबब, सैटर्न या जीसस क्राइस्ट, किससे प्रभावित थे? तो पीबी शेले कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमेथ्यूज इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइव मिल्टन्स सैटर्न। सैटर्न को रिवाइव जो है वो उन्होंने करा है, ही रिवाइव्ड सैटर्न। अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबैक्स नॉवल इन डूबियस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फॉर्म। जो स्टीनबैक का नॉवल है डूबियस बैटल, उसने टाइटल कहाँ से लिया है? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स या पैराडाइज रीगेन्ड? तो टाइटल लिया है पैराडाइज लॉस्ट से। द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि बैटल तो उसी में ही है ना। बैटल किस में है कि एंजल्स के बीच में, जो गॉड के अगेंस्ट एंजल हो गए थे उनमें और गॉड में लड़ाई होती है। उसके बाद वो हार जाते हैं और उनको जो है वो फेंक दिया जाता है। अब 9 दिन तक उनका फॉल चलता है। तो वो जो बैटल थी उसे डूबियस बैटल कहते हुए ये टाइटल पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्टिस या लिसिडस। मिल्टन ने अपने व्यूज ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो ये मिल्टन ने किस में बताया? सैमसन एगनिस्टिस में। हालांकि मिल्टन जो है वो सैमसन एगनिस्टिस को उन्होंने एक पोएम कहा है, लेकिन ये जो पोएम है इट इज़ वेरी एकिन टू हिज लाइफ एंड ही वांटेड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। और ये क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब तो जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है। Milton wrote his Elegia Prima, a first Latin elegy to a friend from St. Paul's. His name was. सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझिएगा, मिल्टन ने जो ये एलिजिया प्राइमा लिखा है ये एक लेटर है, और ये मिल्टन ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडिटी को लिखा है, जो उस समय ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। और मिल्टन जो है वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, और वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया था कुछ समय के लिए। अब पता नहीं प्लेग की वजह से क्या अपने टीचर से लड़ लिए थे। तो उन्होंने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा था जिसे एलिजिया प्राइमा कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये बताया था, आई एम तो वेरी हैप्पी, जो है मैं तो किताबें पढ़ रहा हूँ, गर्ल वॉचिंग एंड ऑल दैट, आई एम एंजॉइंग द लाइफ टू द फुलेस्ट। तो उन्होंने ये एलिजिया प्राइमा, ये कोई एलिजी के नाम से लोगों के दिमाग में आता है कि ये किसी की मृत्यु पे लिखा है, नहीं, दिस इज़ अ लेटर। ये एक लैटिन में लिखा हुआ लेटर है जो उन्होंने अपने दोस्त चार्ल्स डियोडिटी को लिखा था, जो उस समय ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे। Who wrote in the anxiety of influence that Milton is the central problem in any theory and history of poetic influence in English? किसने ये चीज़ कही है कि मतलब मिल्टन जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, और ये कहा है that is Harold Bloom ने, that is a comment by Harold Bloom। अभी मिल्टन की बहुत फेमस लाइन है, a good book is the precious lifeblood of a master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life, is taken from Milton। मिल्टन ने ये कहा है कि एक अच्छी किताब जो होती है ना, वो तो आपका लाइफ ब्लड होता है, और embalmed and treasured up on purpose to a life, एक ज़िंदगी से परे भी ज़िंदगी को की तरह होती है एक अच्छी किताब। तो किताबों को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, दैट्स व्हाट मिल्टन सेड। और मिल्टन ने ये बात कही है एरियोपैजिटिका में, जो उनका एक बहुत ही एक अपील है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज आर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट? T.S. Eliot, F.R. Lewis, फिलिप पुलमैन या I.A. रिचर्ड्स?
देखिए, एंड दैट इज फिलिप पुलमैन। ये कोट्स भी जो होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं। हु सेड इन 1734 Mr. Milton is esteemed as the parent and author of blank verse among us. Isaac Watts, F.R. Lewis, Philip Pullman या I.A. Richards. That is, देखिए किसने कहा है 1734 में कि मिल्टन जो है as esteemed parent and author and of blank verse among us, that is Isaac Watts. Isaac Watt 18th century में मिल्टन के लिए ये वर्ड्स यूज करे गए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, माइकल लिब पोजिट्स। माइकल लिब कहते हैं that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exults in violence, which of Milton's work he is talking about. माइकल लिब ने कहा है कि ये जो ड्रामा है ना, इसमें क्रूरता ठूस ठूस के भरी हुई है। तो कौन सा है इसमें ड्रामा, उनका कौन सा है? कॉमर्स एक मास्क है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन उनका एक प्रोज वर्क है जो कि अधूरा है, और टेट्राकॉर्डन उनका दैट इज जो डिवोर्स ट्रैक्ट है। तो ड्रामा उनका कौन सा है जिसमें ग्रीक ट्रेजेडी को उन्होंने रिवाइव कराया, एंड दैट इज सैमसन एगोनिस्टस। द आंसर इज ए, सैमसन एगोनिस्टस। Milton described Samson as being eyeless in Gaza, a phrase that has become the most quoted line of Agonistes, which novelist used it as the title for his 1936 novel Eyeless in Gaza. ये एक डिस्टोपियन नॉवल है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? एल्डस हक्सले, दैट इज। और इसके बारे में मैं अब, ये जो नॉवल है ये 1936 का नॉवल है। और आइलेस इन गजा जो नॉवल है एक सोशलाइट के बारे में, एंथनी बीविस के बारे में है, एल्डस हक्सले। और ये इसका प्रोटैगनिस्ट जो है वो एंथनी बीविस की कहानी है ये इसमें, दैट इज एंथनी बीविस। On the title page, Milton wrote that the piece was a dramatic poem instead of its being a drama. This work was सैमसन एगोनिस्टस, कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या टेट्राकॉर्डन। मैंने अभी आपको बताया था कि मिल्टन ने जब ये अपने जीवन के आखिरी समय में सैमसन एगोनिस्टस लिखी थी और पैराडाइज रीगेंड के साथ, और उन्होंने इसको एक पोयम माना है। उन्होंने ड्रामेटिक पोयम कहा, उसके प्रीफेस में लिखा है, लेकिन है ये क्लोजेड ड्रामा अकॉर्डिंग टू मिल्टन। जो है मिल्टन ने इसको क्या कहा है? पोयम। तो सैमसन एगोनिस्टस। Who said that Paradise Regained is practically sui generis in its poetic execution? देखिए Paradise Regained जो है वो एक मिनी एपिक है, 4 बुक्स में है और मिल्टन का फेवरेट था ये। और इसके बारे में प्रैक्टिकली सू जेनरस किसने कहा है? नॉर्थरॉप फ्राई ने कहा है, दैट इज बाय नॉर्थरॉप फ्राई। हु रॉट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन 5 essays ऑन मिल्टन्स एपिक्स? ये है कि किसने लिखा है द रिटर्न टू ईडन 5 essays ऑन मिल्टन्स एपिक्स, एंड दैट इज नॉर्थरॉप फ्राई। द आंसर इज नॉर्थरॉप फ्राई। Who said to Milton, thou hast said much here of paradise lost, but what hast thou to say of paradise found? देखिए जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो उसके बाद उनके एक दोस्त थे जो क्वेकर थे, एलवुड। उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुमने बहुत कुछ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो लिख दिया, मगर पैराडाइज फाउंड के बारे में क्यों नहीं लिखा? तब मिल्टन ने अपनी जो कॉटेज में बकिंगम शायर में पैराडाइज रीगेन्ड जो है वो लिखा। जहाँ पैराडाइज लॉस्ट का स्टाइल ग्रैंड स्टाइल है, वहीं पर पैराडाइज रीगेन्ड का जो स्टाइल है वो प्लेन स्टाइल उसमें अपनाया गया है। और ये किसने कहा था? एलवुड ने। द आंसर इज ए, एलवुड। Who labeled Paradise Regained as a brief epic? Paradise Regained epic की कैटेगरी में आता नहीं है, मगर इसको पैराडाइज की कैटेगरी में रखने वाले कौन है? जैसे ब्रीफ एपिक का है बारबरा के लेवल्स की,
इन्होंने कहा है, दैट इज ए, बारबरा के ने जो है इसको ब्रीफ एपिक कहा है। मिल्टन कंपोज पैराडाइज रिगेन्ड एट हिज कॉटेज इन चेलफोर्ड सेंट गाइल्स इन। अभी मैंने आपको बताया कि मिल्टन ने बकिंगम शायर में बैठकर इसकी रचना जो है वो की थी। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेथ, किस में से ली गई है? टू लिव अ लाइफ हाफ डेड, ये लाइन जो है आपको पता है, जो सैमसन एगनिस्टिस है ना, वो मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। उसमें भी उन्होंने जो है ना, जो पैसेजेस हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने अंधेपन पे जो है वो बहुत दुखी हैं। तो ये टू लिव अ लाइफ अ लिविंग डेथ, कि एक जीती जागती मृत्यु, तो ये लिविंग डेथ, लिविंग भी और डेथ भी अगर आप ये भी देखें तो ये एक दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज किया गया है। एक किसमें कहा गया है? सैमसन एगनिस्टिस। Who speaks the following lines in Samson Agonistes? In argument with men, a woman ever goes by the words, whatever be her cause. तो ये किसने कहा है? That is वर्क, ये जो लाइन्स हैं दलीला के द्वारा। दलीला जो कि सैमसन की वाइफ है और वही सैमसन के वीकनेस को बताती है और जिस वजह से सैमसन निरीह हो जाता है। The following lines are taken from Fame if not double faced is double mouthed and with contrary blast proclaims most deed। वो क्या है कि फेम अगर दो मुआ नहीं है ना तो दो फेस नहीं है तो डबल माउथेड जरूर है, और वो जो है अगर कॉन्ट्ररी हो तो ब्लास्ट होता है। और ये किसने कहा है? किसमें कहा गया है? सैमसन एगनिस्ट। लग रहा है लिसिडस है लेकिन नहीं है, सैमसन एगनिस्टिस है। द आंसर इज ए। The following lines are taken from Yet beauty though injurious hath strange power। ये किसमें कहा गया? आप सोचिए किसमें कहा गया होगा। और ये है to live a life, sorry, yet beauty though injurious hath strange power, और ये सैमसन एगनिस्टिस में है क्योंकि ब्यूटी की स्ट्रेंज पावर की वजह से ही सैमसन को एक सीक्रेट था उसका, पावर की था उसका, कि उसके बालों की लट में, और उसका कहा गया था नॉट टू रिवील दिस सीक्रेट टू एनीवन, मगर वो सीक्रेट अपनी वाइफ को बता देता है, और जिस वजह से सैमसन का अंत जो है वो सैमसन को गुलाम बना लिया जाता है, उसके बालों की वो लट काट दी जाती है। तो ये इसमें यही ब्यूटी हैड स्ट्रेंज पावर बताया गया है। हु रॉट द वर्क? अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन। टी.एस. इलियट, जे.सी. रैनसम, एलन टेट, ये किसने जो है ये बुक लिखी है? एंड दैट इज बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। तो दैट इज, अभी 24 क्वेश्चन हैं, 25th क्वेश्चन इसका नहीं है। तो ये है, दिस इज अ बुक बाय टी.एस. इलियट, अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा सेशन है आप लोगों के लिए, और एक ये सेशन जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये आप लोगों के लिए रिवीजन में हेल्प करने वाले होते हैं, इफ़ यू वांट टू रिवाइज समथिंग। और अदरवाइज तो वैसे पढ़ लीजिए तो यही काम आएगा, और कुछ काम नहीं आने वाला इस समय। ठीक है जी, बाय बाय एंड विल बी मीटिंग यू सून।